आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आरसी करोड़ और अपचयन के सेकंड पार्ट के बारे में। और इस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण में जो आणविक समीकरण होता है उस आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलने के नियम यानी कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म, यानी आयनिक फॉर्म में कैसे बदलेंगे, बदलने के कुछ नियम हैं, उन नियम को जान लेते हैं भैया। पहले रूल में लिखा हुआ है जलीय विलयन में आयनित होने वाले अणुओं को आयन के रूप में लिखेंगे, यानी उन अणुओं को, यौगिकों के अणुओं को जो कि जल में विलयन किया जाता है तो आयनों में टूट जाते हैं, उनको हम आयन के रूप में लिखेंगे। जलीय विलयन में आयनित होने वाले अणुओं को आयन के रूप में लिखेंगे, यानी धन आयन या ऋण आयन के रूप में लिखेंगे। दूसरे रूल में ये बताया गया है, आप लिखेंगे बिल्कुल अणुओं, यौगिकों के अणुओं को आप आयन के रूप में लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे शुद्ध जल, गैसें तथा धातु ऑक्साइड जल में आयनित नहीं होते। यानी अगर आप शुद्ध जल की बात कर रहे हैं तो वो आयनित नहीं होता है, यानी उसे हम आयन के रूप में नहीं लिखेंगे। गैस की बात करें, जैसे कोई भी गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये कोई भी गैस होगी वो भी आयन के रूप में नहीं परिवर्तित होगी, यानी आयनित नहीं होंगे। धातु ऑक्साइड की बात करें तो कोई भी धातु हो ऑक्सीजन से क्रियाशील अगर होती है तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है, तो धातु ऑक्साइड भी जल में आयनित नहीं होते हैं। और भी अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं अमोनिया भी एग्जाम्पल है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एग्जाम्पल है, NO2 भी एग्जाम्पल है, NO भी एग्जाम्पल है। ये सभी जल में आयनित नहीं होते हैं, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो सेकंड रूल में ये पॉइंट याद रखेंगे। पहले रूल में कहा गया आयन के रूप में लिखेंगे जो भी यौगिक जलीय विलयन में आयनित होते हैं। दूसरा स्पष्ट कह रहा है शुद्ध जल, गैसें और धातु ऑक्साइड जल में आयनित नहीं होते हैं, उनको हमें आयन के रूप में नहीं लिखना है। और एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनिया भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी, NO2 और NO भी जल में आयनित नहीं होते हैं। अगर ये सब आएंगे तो इनको हम आयन के रूप में नहीं लिखेंगे। दूसरा रूल क्लियर हो गया। तीसरे रूल में क्या कहा है, जब आपने आयन के रूप में लिख दिया है तो आयन के रूप में हमने लिख दिया है तो हम क्या करेंगे, या तो उभय पक्षों को ध्यान में रखते हुए जो कॉमन आयन हो रहे हैं उनको निरस्त कर देंगे, या अधिक वाले पक्ष से कम वाले पक्ष को घटाकर लिख देंगे। ये पॉइंट तीसरे पॉइंट में बताया गया। चौथे पॉइंट में क्या कहा है, इन 3 स्टेप से गुजरने के बाद जो चौथा स्टेप हमें मिलेगा वही अभीष्ट आयनिक समीकरण होगा। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर से सुन लेंगे भैया। क्या कहा गया इस फार्मूले में, किसी भी मॉलिक्यूलर समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना है तो हमें 3 नियम फॉलो करना है। पहली चीज, जो भी आयन जल में आयनित होते हैं उन्हें आयन के रूप में लिखना है। दूसरे स्टेप में बताया गया है कि शुद्ध जल, गैसें और धातु ऑक्साइड जल में आयनित नहीं होते। एग्जाम्पल और भी है बुक में, मैंने लिखा अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और NO, ये भी जल में आयनित नहीं होते हैं, इनको भी हम मेंशन करेंगे, ध्यान रखेंगे। और तीसरे रूल में स्पष्ट बताया गया कि या तो उभय पक्षों में उपस्थित आयनों को निरस्त कर देंगे या अधिक वाले पक्ष से कम वाले पक्ष को घटाकर लिख देंगे। और चौथे स्टेप में इन तीनों स्टेप से गुजरने के बाद जो आपको समीकरण मिलेगा दैट इज द आयनिक इक्वेशन, और यू कैन से आयनिक फॉर्म या आयनिक समीकरण कह सकते हैं। आइए भैया अगले स्टेप में हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, और तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले को आयनिक फार्मूले में बदल लेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखने वाले हैं कैसे हम आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलते हैं। उसे हम 3 नियम का फॉलो करेंगे और 3 नियम को ध्यान में रखते हुए आसानी से हम इसे आयनिक समीकरण में बदल लेंगे। देखेंगे भैया, हमने क्या कहा था कि जो भी यौगिक के अणु जल में आयनित होते हैं, जलीय विलयन में आयनित होते हैं, उनको हम आयनों के फॉर्म में लिखेंगे। और दूसरे स्टेप में पहले ही लिखा है शुद्ध जल, गैसें और धातु ऑक्साइड जलीय विलयन में आयनित नहीं होते। तो यहाँ पर MnO2 तो आपका क्या है, MnO2 आपका धातु ऑक्साइड है। यहाँ पर अगर H+ में ये टूटेगा, जल में विलीन होगा, और Cl- में
और इसके बाद ये भी आपका Mn डबल प्लस में आयनित होगा और प्लस Cl 2Cl माइनस में। और यहाँ पर शुद्ध जल तो आपका आयनित होगा नहीं, फार्मूले के अनुसार क्लोरीन आपकी गैस है, ये भी आपकी आयनित नहीं होगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमने आयन के फॉर्म में लिख लिया है पहले फार्मूले के अनुसार और दूसरे फार्मूले को ध्यान में रखते हुए। अब क्या करेंगे, हमने कहा था कि अधिक वाले पक्ष से कम वाले पक्ष के आयनों को घटा देंगे या निरस्त कर देंगे। तो हम देखते हैं भैया, यहाँ पर 4Cl, यहाँ पर 2Cl, यानी कि 2Cl बचेगा। तो इसे हम उसी रूप में लिखेंगे, MnO2 प्लस 4H प्लस, यहाँ पर 4Cl से 2Cl घटेगा तो 2Cl बचेगा, इसे हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। और ये Mn प्लस प्लस है, ये तो कैंसिल हो गया, ये 2H2O बचा है हमारे पास और Cl2 बचा हुआ है। ये हमारा जो है आ गया आयनिक समीकरण। इसे हम लिखेंगे यही आयनिक समीकरण है। इस तरह से भी कोई भी रिएक्शन आएगा तो हम आई थिंक आसानी से क्लियर आयनिक समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया क्लियर। नहीं समझ में आया तो भैया अगले एग्जाम्पल में हमने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अब इस एग्जाम्पल को समझते हुए करेंगे। देखेंगे भैया, हमने कहा था जलीय विलयन में आयनित तो होंगे, यानी ये सोडियम अगर बात करें तो ये 2Na प्लस में डिवाइड होगा और प्लस ये क्या होगा 2iO3 माइनस में डिवाइड होगा। और यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो 5Na प्लस में डिवाइड होगा और ये 5HSO3 माइनस में डिवाइड होगा। आफ्टर रिएक्शन की बात करें तो ये 4Na प्लस में डिवाइड होगा और ये प्लस 2 सल्फेट में डिवाइड होगा। सल्फेट पे डबल माइनस चार्ज होता है। और ये यहाँ पर 3Na प्लस पे डिवाइड होगा और 3HSO4 में डिवाइड होगा। HSO4 पे माइनस चार्ज होता है, बाकी प्लस आपका I2 ऐसे ही रहेगा और H2O शुद्ध जल है, ये भी आपका ऐसे ही रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने तीसरे पॉइंट में बताया था कि या तो अधिक वाले पक्ष से कम वाले को घटा देते हैं और या क्या करते हैं दोनों पक्षों में निरस्त कर देते हैं। देखते हैं भैया क्या निरस्त हो सकता है। यहाँ पर सोडियम 2 है, 5 2 7 सोडियम हो गया। यहाँ पर 4 है, 4 3, यानी ये सोडियम और सोडियम कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या भैया, आयोडीन तो नहीं होगा, तो अब जो बचेगा उसी को हम लिख देंगे 2iO3 माइनस और प्लस ये 5HSO3 माइनस और इसके बाद ये बचा है 2SO4 डबल माइनस प्लस यहाँ पर क्या मिला हमें 3HSO4 माइनस प्लस I2 और प्लस H2O, ये हमारा मिल गया, इसे हम लिख देंगे। अब इस तरह से हमने निरस्त करने के बाद हमें ये फार्मूला मिला हुआ है, समीकरण मिला हुआ है, इससे ही हम कहेंगे यही अभीष्ट आयनिक समीकरण है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना आ गया होगा। आप और भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको आसानी से आ जाएगा। फार्मूले को आप याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी से आयनिक समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। अब भैया अब हम इसके जस्ट अपोजिट करेंगे और उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। यानी अब यहाँ पर हम अगले वाले स्टेप में देखने वाले हैं। आयनिक समीकरण तो हमने बना लिया, अब इसी आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में कैसे बदलेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं भैया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जस्ट अपोजिट करने वाले हैं, यानी पहले हमने आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण बनाया और अब हम आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में बदलेंगे और उसके भी बदलने के नियम है। सेम जैसे हमने उसे कन्वर्ट किया था उसी तरह से सेम उसी के जस्ट अपोजिट इसको भी कन्वर्ट करेंगे। वहां पे हमने आयनों के रूप में लिखा था, यहाँ पर जो भी आयन है जो हमने कैंसिल किया था उसमें लिखा गया परिवेशानुसार दिए गए आयनिक समीकरण में प्रत्येक धनायन का संगत ऋणायन एवं प्रत्येक ऋणायन का संगत धनायन लिखते हैं। यानी जो कैंसिल हुआ था, अगर धनात्मक वाला है तो ऋणात्मक वाला लिखेंगे और ऋणात्मक वाला है तो धनात्मक वाला लिखेंगे।
संगत ऋणायन और संगत धनायन का संगत ऋणायन, संगत ऋणायन का संगत धनायन लिखेंगे। आगे देखेंगे दूसरे स्टेप में बताया गया दूसरे रूल में कि उभय पक्षों में परमाणुओं की दृश्य संतुलित करते हैं। उभय पक्षों को परमाणुओं की दृश्य संतुलित करते हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे, H प्लस और H माइनस या H2O जोड़ देते हैं। पहले हमने क्या कहा, जो भी संगत धनायन होगा परिवेश के अनुसार उसका संगत ऋणायन लिखेंगे और संगत ऋणायन का संगत धनायन लिखेंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, परमाणुओं की दृष्टि से संतुलित करने के लिए उभय पक्षों में देखेंगे, जहां भी जरूरत होगी H प्लस और H माइनस और H2O को जोड़ देंगे दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे भैया, जो भी संगत धनायन का ऋणायन लिखा है और ऋणायन का संगत धनायन लिखा है उनको जोड़ करके हम यौगिक का अणु बनाएंगे। अभी देखेंगे एग्जाम्पल भैया, फॉर्मूला समझ लेते हैं फिर एग्जाम्पल आपको लेके हम बताने वाले हैं। जोड़ करके यौगिक का अणु बना लेंगे। अब यौगिक का अणु बन गया तो इस प्रकार चौथे रूल में बताया गया जो भी समीकरण आपको अब मिलेगा वो अभीष्ट आणविक समीकरण होगा। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं भैया तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में बदलते हैं। आपके पास परिवेश दे रखा है फेरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन का आयनिक समीकरण निम्न है। समीकरण को आणविक समीकरण में बदलो। आयन के फॉर्म में लिखा गया है, परिवेश आपको बता दिया गया है, परिवेश बता दिया गया है, अब आयन के रूप में लिखा गया है, इसको कह रहा है कन्वर्ट करिए आणविक समीकरण में। तो पहले नियम में हमने क्या कहा था, संगत धनायन का संगत ऋणायन लिखेंगे और संगत ऋणायन का संगत धनायन लिखेंगे। तो पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं भैया। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है सवाल में फेरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड द्वारा, मतलब है तो यहाँ पे क्लोराइड ही, यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड है, इसका मतलब इसके बाद इसका संगत जो धनायन ऋणायन है वो क्लोराइड है, ये धनायन है तो इसका ऋणायन क्लोराइड होगा। तो हम लिखेंगे भैया वही बात। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है आप लिखेंगे संगत धनायन का संगत ऋणायन, तो 2×6 आपका हो रहा है यहाँ पर आयरन, तो यहाँ पर इसका मतलब 6Cl माइनस से जुड़ेगा। ये क्लियर हो गई बात। तो इसका हमने लिख दिया फेरिक क्लोराइड का संगत धनायन का संगत ऋणायन। और स्टेनस क्लोराइड में स्टेनस पे डबल प्लस है, इसका मतलब है Cl पे तो हमेशा सिंगल होता है तो इसका मतलब डबल Cl माइनस होगा। इसका हमने संगत धनायन का संगत ऋणायन लिख लिया। आगे अगले स्टेप में यहाँ पर भी क्या होगा, अगर 4+ है तो इसका मतलब है Cl पे सिंगल माइनस यानी 4Cl यहाँ पर ऐड होगा, संगत धनायन का संगत ऋणायन हो गया। और इसका भी क्या होगा 2Fe डबल प्लस है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 4Cl माइनस हो जाएगा। ये हो गया क्लियर भैया। दूसरा स्टेप हमने फॉलो कर, पहला स्टेप फॉलो कर लिया। दूसरे स्टेप में बोला गया है कि परमाणुओं की दृश्य संतुलित करने के लिए H प्लस और H माइनस या H2O जोड़ते हैं। तो देख लेते हैं भैया यहाँ पर, तो 6Cl Fe कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी Fe 2 है, बात क्लियर हो गई। Cl यहाँ पर कितना है 6 2 8 है, यहाँ पर 4 4 8 है, बिल्कुल ये भी बात क्लियर हो गई भैया। स्टेनस यहाँ पर 1 है 1 है, तो भैया हमें कुछ जोड़ना घटाना है ही नहीं, तो ऑलरेडी हमारा ये बना हुआ है। अब तीसरे स्टेप पर हम आ जाते हैं। तीसरे स्टेप में बताया गया है कि संगत धनायनों और ऋणायनों को जोड़ करके यौगिक का अणु बना लेते हैं। तो अब हम इसको जोड़ लेंगे, यौगिक का अणु बना लेंगे भैया। तो 2×4 यानी कि 2FeCl3 हो जाएगा, 2×6Cl हो गया, 2Fe हो गया। और यहाँ पर SnCl2 हो जाएगा, SnCl2 2Cl Sn हो गया। और दूसरे में यहाँ पर SnCl4 हो गया, ये बना लिया हमने। और यहाँ पर 2FeCl2 बन जाएगा, 2FeCl2। तो ये हो गया भैया आणविक समीकरण। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप समझ गए, आपने यहाँ इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यही तो है भैया हमारा चौथे स्टेप में, यही अभीष्ट आणविक समीकरण है, यही अभीष्ट आणविक समीकरण है। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये पार्ट 2 है, हमने पार्ट 1 को केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को समझा रखा है। अगर आप उस पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो आप
आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। आप वहां से जाकर के आप इसको भी आसानी से देख सकते हैं। अगले सेशन में आपसे बात करेंगे किसी भी समीकरण को संतुलित करने का तरीका, कौन कौन से तरीके हैं और कैसे संतुलित करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।